मैं एक मिनट जरा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऑन है। चलें जी। अच्छा, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो कुछ आपको ऐसे मिलता है कि उसमें होती है फाइनल अमाउंट, इट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r% होल पावर t। ठीक है जी, ये आपकी आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, इसमें फाइनल अमाउंट डायरेक्टली आ जाती है, ये याद रखिए। इसके 3 केसेस हैं, 3 केसेस आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के आ सकते हैं। ठीक है। पहले में तो एफ ए सब्जेक्ट है, दूसरे में मैं पी को सब्जेक्ट बना दूंगा। तो देखिए आपकी फाइनल अमाउंट यहाँ पे रह जाएगी, फाइनल अमाउंट आपकी यहाँ पे रह जाएगी, और ये जो 1 + r% है होल पावर टी, ये यहाँ पर आ जाएगा, और पी देखिए वहां पे अकेला हो गया। ठीक है जी। पहला केस ऊपर आपके सामने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट केस, ये आपके सामने हो गया सेकंड केस। अभी इसका जो थर्ड केस है वो है आर को सब्जेक्ट बनाने वाला, और आर को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ये करना पड़ सकता है। थर्ड इज मेक आर द सब्जेक्ट, मेक आर द सब्जेक्ट। जब आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मैं फॉर्मूला आपके सामने एक दफा दोबारा लिख रहा हूँ, दैट एफ ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r% होल पावर टी। अब देखिए पहले मुझे पी को यहाँ पे लेकर आना है, तो ये हो जाएगा एफ ए डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 1 + r% होल पावर टी। अब टी को इधर लाने के लिए 1/t करना पड़ेगा पावर में, तो ये टी जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा एफ ए डिवाइड बाई पी होल पावर 1/t इज इक्वल टू 1 + r%। ठीक है जी। ओके। अब इस 1 को यहाँ पे लाना पड़ेगा ताकि आर अकेला हो जाए, तो ये फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ ए डिवाइड बाई पी होल पावर 1/t - 1 इज इक्वल टू r%। अब यहाँ पे r% जो है इसमें डिवीजन हो रही है, डिवाइड बाय 100 है। अब अगर आप में से किसी को ये फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम अगर होती है फॉर एग्जांपल, तो आपको मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि आप लोग ये करें कि आप लोग ऐसा करें कि इस फॉर्मूले पे फिर एक रट्टा मार, कि आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली रट्टा मार के लिख लो कि जी ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये आता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, मैं अभी इसके ऊपर कुछ 1 2 3 सिनेरियोज बनाने वाला हूँ। अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन इसके अंदर एवरीडे मैथ्स के अंदर ये जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ये एवरीडे मैथ्स के रिलेटेड बता रहा हूँ। करेंसी आ सकती है, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज आ सकता है आपके पास। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज का क्वेश्चन इसके अंदर वो ऐड कर सकता है। ये तकरीबन क्वेश्चन होगा 12 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन, या 10 to 11 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। तो इस चीज को आप जो है ऑलरेडी इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज में आता है ना कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके सामने होता है कि आपको अगर डॉलर से करेंसी को रुपीज में चेंज करना है, तो पेपर में जो भी स्केल आपके सामने गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान का लिखूं अभी कि दैट डॉलर, दैट $1 इट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली ₹300 पर डे, ₹300 का डॉलर है, ये स्केल आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि कन्वर्ट, आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश में लिखा होगा वहां पे, कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, मतलब मिस्टर अली कन्वर्ट $200 एट द रेट ऑफ दिस रेट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं लिखूंगा कि बेटा ये डॉलर है, ये रुपीज हैं, $1 बराबर है 300 के, तो $200 बराबर होंगे एक्स के। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और मुझे एक्स की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो हमेशा कंफ्यूजन रहती है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि हम मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको स्केल लिखने से ही पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब जैसे अब इस केस में अगर हम लोग देख लें, तो इस केस में ये हो जाएगा कि ये आएगा 1x मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 3 6 0000, मतलब 60,000 के बराबर आ जाएंगे $200। ठीक है। तो अब आपको यहां से इल्म हो गया कि ये 60,000 रुपीज बन रहा है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। अगर केस थोड़ा सा रिवर्स होता, केस थोड़ा सा रिवर्स होता और करेंसी का कहता कि कन्वर्ट कन्वर्ट 6,000 रुपीज, 60,000 रुपीज इंटू डॉलर्स, के डॉलर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ इसको। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम वही स्केल दोबारा लिखते, यहाँ पे लिखते डॉलर, यहाँ पे लिखते रुपीज, एक बराबर है 300 के, और 60,000 रुपए गिवन है, और उसको हमने एक्स में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 60,000 इट इक्वल्स टू 300x। अब देखो इस केस में मुझे
x फाइंड आउट करना है, तो आई हैव टू डिवाइड बाय 300 ऑन बोथ साइड। देखो अब यहाँ पे डिवीजन हो गया, तो डिवीजन हो गया, तो पहले मैंने क्या किया, 0 0 काट लिया, 600 डिवाइड बाय 3 हमारे पास 200 आता है। देखो क्रॉस क्वेश्चन करके भी हमारे पास वो आंसर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे डॉलर्स आए। ये क्वेश्चंस आप लोग पेपर में कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मोस्ट प्रोबेबली पेपर में जो टाइम के रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर में टाइम डालना नहीं आता। तो टाइम डालने के लिए क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सर ए बी स्टार्टेड द क्लास एट 17 है ना, तो 7 बजे मैंने स्टार्ट की है, तो 12 + 7 19 हो गए, तो ये 19 पे मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, 19 पे स्टार्ट किए। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास जो है फॉर एग्जाम्पल वो हो गई हमारे पास 2 आवर्स और 37 मिनट्स, ठीक है, 2 आवर्स और 37 मिनट्स की मेरी मैंने क्लास ली है। तो वो कहता है कि एंड टाइम बताओ, क्लास का एंड टाइम क्या है। आई नो 21:37 दैट इज सर। 21:37, लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर में कैसे करूंगा, ठीक है, आपको अभी ये सिखाना इंटेंशन है। इसको इंटेंशन ये है कि कैलकुलेटर आपके पास ऑलरेडी पेपर में मौजूद है। अब जरा पेपर की तरफ, कैलकुलेटर स्क्रीन की तरफ आप लोग देखते जाएं, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेटर, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को स्कूल में कैलकुलेटर में टाइम बटन नहीं सिखाया जाता, ठीक है। कैलकुलेटर में देखिए ये जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो है, जिसमें आपके पास 4 कॉमर्स नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 19 और मैं टाइम बटन दबा दिया। ये मैंने जो बटन दबाया है देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक आ गया है, इसका मतलब है 19 आवर्स। अब मैं लिखूंगा 0 0 मिनट्स, ये हो गया जी 0 0 मिनट्स, ठीक है जी। ये टाइम का बटन दबाए जा रहा हूँ मैं, प्लस 2 आवर 37 मिनट्स में इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो 02 आवर 37 मिनट और इक्वल दबा दें। देखिए 21:37 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बेटा आपको। तो यूज टाइम बटन को इस्तेमाल करना है कैलकुलेटर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, नोट्स में क्लास के बाद शेयर हो जाएंगे। और ये टाइम बटन आपको नजर आ रहा है, ये कुछ इस किस्म का टाइम बटन है, इसमें ये वाला सिंबल है, सिंगल सर कॉमा है और डबल कॉमा है। जी बेटा, सर ये कैलकुलेटर कौन कौन से अलाउड होते हैं सर? मेरे पास दूसरा है। आपके पास कौन सा है, कैसियो वाला है? हाँ जी, FX 991 एक मिनट, मेरे पास सारे पड़े, मैं जरा देख लूँ। FX कौन सा है आपके पास? 991 ES+ सर। 991ES+ है ना, प्लस है जी ना, जी। उसमें टाइम बटन आपके सामने मौजूद है ना? हाँ जी सर, मैं पूछा ये अलाउड है ना सर? बिल्कुल अलाउड है बेटा, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। आपको एग्जाम में वो कैलकुलेटर नहीं अलाउड जो आपको स्टेप्स बताता है, ठीक है, और ये कैलकुलेटर्स ओके, आपको स्टेप नहीं बताते, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा देख लें यहाँ पे बेटा, ये वाला जो स्टाइल है, देखो ये आवर आवर शो करेगा। ये वाला जो सिंगल कॉमा है ये आपको मिनट शो कर रहा है, मिनट्स हैं। और ये जो डबल है ये आपके पास सेकंड शो कर रहा है। देखिए मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेटर पे टाइम कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल दोपहर 2 बजे 2:25 और 26 सेकंड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल 26 सेकंड्स के ऊपर मैंने एक मूवी देखना स्टार्ट की, ठीक है। मूवी की जो ड्यूरेशन है वो फॉर एग्जांपल कुछ इस किस्म की है, मूवी है 3 आवर्स 25 मिनट्स और 56 सेकंड्स की मूवी थी, ठीक है जी। अब मैंने सेकंड्स भी इंक्लूड किए हैं। जब मैं इक्वल दबाऊंगा तो देखिए मुझे टाइम बता रहा है कि जी मूवी किस टाइम खत्म होगी। मूवी खत्म होगी 17:51 और 22 सेकंड्स के ऊपर। इसने टाइम को, आवर को भी ऐड किया है, मिनट को भी किया है और सेकंड्स को भी ऐड किया है, ठीक है। तो आप लोग पेपर में इस चीज पे टाइम वेस्ट मत करना कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा एवरीडे मैथ्स के ऊपर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सिनेरियोज डेवलप नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चंस करना बहुत आसान काम है, मैं क्वेश्चंस खोल दूं आपके सामने क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला बनाने आता है किसी किस्म का भी तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जरा देखिएगा प्लीज, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कप बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस कप इज फॉर एग्जांपल रुपीज। अच्छा पेपर में रुपीज नहीं होता मेजरली, तो मैं यहाँ पे डॉलर लिख दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल $10, ओके। सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस इज फॉर एग्जांपल $20, ठीक है। $20 की उसकी सेलिंग प्राइस है। एग्जामिनर आपसे पेपर में प्रॉफिट नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बनाना कमाल है। अब एक दफा आपको फॉर्मूला बनाने आ गया ना, तो आपने बस इजीली आपको कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। देखो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, ये याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज का मैं नाम लूंगा तो हम लिखेंगे पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है बेटा।
अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो चीज आती है ये हमेशा याद रखो, या तो पेपर में होगा एक्चुअल या कॉस्ट या ओल्ड, इन तीनों के एक ही नाम है पुरानी। तो कॉस्ट ओल्ड है या सेलिंग ओल्ड है, ये अब बताएं जरा, एक बच्चा बता दे, डिस्कशन हो रही है। ओरिजिनल प्राइस सर। ओरिजिनल प्राइस इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे सीपी, और जिस चीज की परसेंटेज फाइंड करनी है वो बिल्कुल एज इट इज उसके सामने लिखें। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो मुझे प्रॉफिट लिखना पड़ेगा सामने। समझ आ गई आपको? जी सर। एंड आई कैन सी दैट द प्रॉफिट इज $10, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 और 10 कट गया, तो इसका मतलब है 100% प्रॉफिट कमाया है इस कप ने। यस और नो? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में आपको डिफरेंट तरीके के मतलब कभी कभी दिए जाते हैं, कभी कभी इस तरह होता है, वो कहता है कि आफ्टर द इंक्रीज ऑफ, कहता है इस तरह का क्वेश्चन होता है कि आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 13.5%, the price of the cup is $25, ठीक है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्राइस। बेटा ये चीज याद रखिएगा। अब जरा एक जरा चीज समझ डालो बेटा, एक्चुअल जो होता है ना, एक्चुअल हमेशा याद रखिए कि एक्चुअल इज ऑलवेज 100%। वो क्या होता है बेटा? 100% होता है। वो क्या होता है बेटा? अब 100% है और एक्चुअल हमें गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x। अब इंक्रीज हुआ है 13.5 का, इसका मतलब है मुझे 113.5% गिवन है और वो है $25। ये सबको समझ आ गई है बेटा यहाँ पे? जी सर। अगर ये डिक्रीज होता तो मैं 100 में से 113.5 को माइनस कर देता, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे देखें, ऑटोमेटिकली वही रेशो मेथड है, आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बेटा 100% ऑफ 25, इट इज इक्वल टू 113.5% ऑफ x। अब मुझे x निकालना है, तो 100% ऑफ 25 इज ऑलवेज 25, और 113.5% जो है वो यहाँ पर आपके सामने डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x। अब आपने सिंपल दैट करना क्या है कि आपने कैलकुलेटर में जाके सिर्फ एज इट इज इस वैल्यू को पंच करना है। कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में जाने के बाद आपको सबसे पहले फ्रैक्शन का बटन दबा देना है, ठीक है। जब आपने फ्रैक्शन का बटन दबा दिया, न्यूमिनेटर में लिखें 25, डिनोमिनेटर में लिखें 113.5, शिफ्ट दबा के परसेंटेज का साइन भी डाल दें, शिफ्ट और ये परसेंटेज। अच्छा, हर किसी के कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन डिफरेंट जगह पर होता है, किसी कैलकुलेटर में ये ब्रैकेट के पीछे लगा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में साइन कहाँ पर है। इक्वल दबा दें, SND करें, तो कप की जो कीमत थी वो थी 22.0264 आ रही है मेरे पास। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि नियरेस्ट डॉलर पे बताओ, तो नियरेस्ट डॉलर जो है 22 है। अगर एग्जामिनर कहे कि नियरेस्ट सेंट पे बताओ, तो आपने 22.0 लिख देना। फिर इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर जी बेटा। सर कभी कभी एग्जामिनर मेंशन नहीं भी करता कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर हो, तो सर कितने सिग्निफिकेंट पे आंसर लीव करें? बेटा मैं उस टाइम वॉइस नोट में मैंने बता दिया, पेपर में रिकमेंडेड होता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर को छोड़ा जाए, ठीक है। लेकिन ठीक। फ्यू थिंग्स हम बिल्कुल राउंड नहीं करते। वी डोंट राउंड, वी डोंट राउंड, वी जी डोंट राउंड करेंसी। हम करेंसी को राउंड नहीं करते, हम मीन को ठीक। राउंड नहीं करते, इनको एज इट इज लिखना है। एंगल्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं करते, ठीक है। एंगल्स होते हैं 1 डेसिमल प्लेस पे। एंगल्स की जो वो है 1 dp, मतलब 1 डेसिमल प्लेस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, चलें जी। ये हो गया बेटा हमारा एवरीडे मैथ्स का पोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर पेपर में एग्जामिनर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर टेस्ट कर सकता है, और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आपको डिफरेंट फार्मूलाज बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है बेटा सबको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ठीक है जी। अब ये आप सब लोगों को क्लियर है, तो अभी मैं जरा आगे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो है हमारा अलजबरा का पोर्शन, अलजबरा पोर्शन। और पेपर 2 के अंदर ये चीजें जो है एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है। पेपर 2 के अंदर 1 to 2 मार्क के लिए एग्जामिनर आपकी सब्जेक्ट मेकिंग की टेक्निक देख सकता है। सब्जेक्ट मेकिंग जो है मैथ्स की बैकबोन है, ये आनी चाहिए। सब्जेक्ट मेकिंग के बाद एग्जामिनर आपकी सिंप्लीफिकेशन देख सकता है कि आपको सिंप्लीफाई करने आती हैं दो टर्म्स के नहीं, दो अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है कि नहीं, जैसे कि x + 2 + 3/y।
अगर इन दोनों को ऐड करना पड़े तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है, ठीक है, और फिर हम उसकी एडिशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का केस भी आ सकता है, 2xy डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। तो ये आपके सामने डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। आपके सामने ऐसा भी आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पे कि x माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई फोर, के इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट एग्जामिनर टेस्ट कर रहा होता है वो होता है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बेटा 3 रूल्स हैं, तो 3 के 3 रूल आपको आने चाहिए, ठीक है। पहला रूल है बेटा टेक कॉमन आउट, सबसे पहले आपने कॉमन को बाहर निकालना होता है, ठीक है। कॉमन आउट, अच्छा कॉमन निकल आया बाहर, फिर आप देखें लुक फॉर द फॉर्मूला, लुक फॉर द फॉर्मूला के कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ठीक है। फॉर्मूला क्या, हमारे पास ओ लेवल्स में 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज मैं भी इसके बाद लिखूंगा। और तीसरा है बेटा हमारे पास मिड टर्म ब्रेक, ठीक है जी, जहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की। अच्छा जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो आपके सामने पेपर में कल आ सकता है कि उन्होंने लिखा हो सिंप्लीफाई। एक मिनट मुझे जरा क्वेश्चन निकालने दें, इतनी देर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ओपन करके बात कर सकता है। इतनी देर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ओपन करके बात कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक भी तो लगता है। क्या चीज, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की आ रहे हैं, मैं फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, है ना। देखिए जी, इस तरह का केस आपको सामने पेपर में देखने को मिल सकता है आपको, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डिवाइड बाय 2x प्लस 8। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कल पेपर के अंदर वेंसडे को पेपर में देखने को मिल सकता है। नाउ देयर आर टेक्निकली 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 हैं, एक नहीं 2 है। अब पहली तो बात यह है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। स्टूडेंट्स सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। अब ऐसा है कि आपने इक्वल टू जीरो इसमें है नहीं, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए मैं मिड टर्म ब्रेक में निकाल सकता हूँ, वो कैसे वो भी अभी शो करता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, एक है न्यूमरेटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूमरेटर, आपने पेपर में भी ऐसे करना है। और ये है बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है जी। डिनोमिनेटर तो बहुत इजी है, 2x प्लस 8, इसमें 2 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x प्लस 4। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। Yes. न्यूमरेटर में इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसमें व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट 12, हमें 12 मिल चुका है। 12 के फैक्टर्स बनाए बेटा 1 12 4 is 2 3. 2 6 एंड 4 3। अब देखिए 4 और 3 को मैं ऐड करूं तो 7 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करूं तो 12 भी आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो दोनों के साथ आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो ये होगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। फर्स्ट 2 में कॉमन है x, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। फिर हमारे पास कॉमन है प्लस 3, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। ब्रैकेट इज कॉमन तो वील राइट x प्लस 4 एंड वील राइट x प्लस 3। तो न्यूमिनेटर भी सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, और डिनोमिनेटर भी हो गया। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिखते हैं, ये आ गया जी x प्लस 4, न्यूमिनेटर अपनी जगह पर, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर, और हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इंडेक्सेस में हमें पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट इसका आ रहा है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी। हाँ, कोई कोई जो है इक्वेशन वो मिडिल टर्म से ब्रेक नहीं होती, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसको मिडिल टर्म से करना है कि नहीं करना। देखिए पेपर 2 में जब सिंप्लीफिकेशन आती है ना या फैक्टराइजेशन आती है तो मिड टर्म ब्रेक से हो रहा होगा, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये वही क्वेश्चन लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर के जरिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करूंगा। अब जरा देखिएगा कि मैंने कैलकुलेटर के जरिए इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे किया, ठीक है। मैं प्रेस द मोड बटन, आप मोड बटन दबाते हैं, आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होगा मोड के बाद होता है इक्वेशन, ठीक है। मोड का बटन दबाएं तो इक्वेशन आ जाएगा EQN, मेरे कैलकुलेटर में ए पे आ रहा है। बेटा आप लोग प्रेस द मोड बटन, देन प्रेस 5, देन प्रेस 3। क्या आपके सामने ये चीज विजिबल हो गई है? यस सर। ओके अब ए की वैल्यू है बेटा 1, तो मैं ए की जगह पे 1 डाल रहा हूँ, बी की जगह मैंने डाल दिया 7, सी की जगह पे मैंने डाल दिया है 12। ओके इक्वल दबाया, मेरे पास एक आंसर आ गया जी। तो ये आंसर मैं साइड पे लिखूंगा, मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3।
दूसरा आंसर मेरे पास आ गया है x इज इक्वल्स टू -4। अब मुझे पता है कि मैंने वो ब्रैकेट्स कैसे बनानी है। ये 3 में इधर लाऊंगा तो -3 हो जाएगा कि नहीं बेटा? यस और नो? Yes, sir. ये -4 में यहाँ पे लाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा x + 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो x - 3 x + 4 ये मेरे पास आ गया। यस और नो? Yes, और sir, यही लेकिन मैंने इसके ऊपर बाद तो मिलेगी कि हमने सॉल्व नहीं किया इसको। क्या चीज बेटा? सर इसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि हमने स्टेप्स नहीं दिखाए। देखें स्टेप्स दिखाने के लिए मैं भी आपको करवा रहा हूँ ना कि मैं इसको स्टेप्स कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं रिवर्स में क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन रिवर्स में आना शुरू हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट्स को जरा करूंगा मल्टीप्लाई। देखें अच्छा, x² + 4x ओके, देन वी हैव -3x। ओके, ये हमारे पास, एक मिनट मुझे सबर कीजिएगा जरा। अच्छा ये -3 आया था तो ये +3 आएगा मेरे पास। ये आएगा +3x +12। देखिए जी मिड टर्म ब्रेक आपकी हो गई कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस सर। देख लें जी, देखें आपके पास मिड टर्म ब्रेक आपकी हो गई। आपने एग्जामिनर को ये स्टेप भी शो कर दिया। ठीक है, आपने एग्जामिनर को ये स्टेप भी शो कर दिया जैसे हमने पीछे किया था। ले समझ आ सकते रही है हैं आपको? 12 लेके। जी बेटा आपकी आवाज कट रही है, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाया। सर हम 12 का एलसीएम भी तो ले सकते हैं। तो वही तो हमने देखे 12 के जो हम लोगों ने वो निकाले हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स निकालने के लिए हमने ये किया था ना ऊपर। ये तो टिपिकल टेक्निक थी ना। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पेपर में समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेटर पे जल्दी से वैल्यूज डाल के तो ये टेक्निक फॉलो कर लेना जो मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 2 ब्रैकेट्स मिल ओके। जाएंगी रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन करके। मतलब थर्ड स्टेप पहले आ गया था और फिर सेकंड स्टेप आया। गेट इट? थोड़ी सी प्रैक्टिस यस कर लें, सर। इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, पेपर में फिर सीक्वेंसेस के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंसेस जो हैं बहुत टिपिकल सीक्वेंसेस हैं, उनको याद करना है। ठीक है, उनको याद करना है टिपिकल। पहला है बेटा n² वाला। n² कैसे कहते हैं? 1 4 9 16। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? सेकंड सीक्वेंस है, अगर ये 4 9 16 से स्टार्ट हो तो इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास n+1 होल स्क्वायर। ये फॉरवर्ड शिफ्ट है, एक डिजिट गायब है, पहला डिजिट गायब है। यस और नो? अगर ये 9 से स्टार्ट हो, 9 16 25 36, अब देखें जी फर्स्ट 2 स्क्वायर्स गायब हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n+2 होल स्क्वायर। लेकिन अगर यही सेम सीक्वेंस जो है ये 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 4 9 16, तो यहाँ पे आंसर आएगा n-1 होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होगा। ये n² के 4 केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये फिर दोबारा बता दो। बेटा n² सीक्वेंस होता है 1² 2² 3² 4²। यस और नो? लेकिन फॉर इंस्टेंस इफ द सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4, so it means that the first number is skipped, so the sequence is going forward shift. yes or no? यस यस समझ गया मैं। तो ये फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट का केस है। तो जितने नंबर शिफ्ट हो रहे हो उतने +1 करके होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला 0 वाला केस मैंने लिखा है ये बैकवर्ड शिफ्ट है। ये बैकवर्ड शिफ्ट है। अच्छा, स्क्वायर का तो ओके, सेकंड हमारे पास सीक्वेंस जो है जो मेमोराइज करना है वो है n³। अब n³ में आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा प्लीज। n³ में लिख रहा हूँ आपके सामने 1³ 1, 2³ 8, 3³ 27, 4³ 64, 5³ 125 and up to so on। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल the sequence is starting from 8, so the formula would be, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? n3+1 n3+1 ना बोले बेटा, n+1 होल क्यूब ये बोलें। For example, the sequence is starting from 27, 64, 125. The first 2 cubes are missing. So the formula would be n+2 whole cube.
And for example, the sequence is starting from 0, 0, 1, 8, 27, 64, 125. So the formula would be n minus 1 whole cube. तो ये ऊपर वाले दो केसेस जो हैं ये फॉरवर्ड शिफ्ट के थे, नीचे वाले दो केसेस जो हैं ये बैकवर्ड शिफ्ट के हैं. इज दिस क्लियर? तो सर ये 5 तक जा सकते हैं, जी बेटा, 5 तक जा सकती है वैल्यू, कहाँ तक जा सकती है बेटा? n की 5 तक, 5. बेटा क्यों नहीं जा सकती? ये तो मैंने दो एग्जांपल की दी है ना, मैंने पहले 2 मिसिंग की है. ठीक है तो सर ट्रायंगल नंबर कहाँ तक याद करने हैं, ट्रायंगल नंबर? बेटा, ट्रायंगल नंबर याद नहीं, कोई रट्टा नहीं मारता कोई किसी चीज के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ट्रायंगल नंबर बता दूं, ये ट्रायंगल नंबर्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल नंबर्स, ठीक है. तो ट्रायंगल नंबर्स के याद करने का तरीका ये है बेटा कि आपने पहला ट्रायंगल नंबर होता है 1, फिर देखिए मुझे 3 डॉट्स कनेक्ट करने हैं तभी मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ. यस और नो? यस ओके, अब देखिए मुझे 3 की बजाय अब मुझे 6 पे जाना पड़ रहा. यस और नो? अब मुझे फिर अगर ट्रायंगल बनाना है तो फिर 2, 3, अब आखिर में मुझे 4 ऐड करने हैं तो अब हो जाएगा 10. रटा नहीं मारना है इसमें, ठीक है. अब इसके बाद ट्रायंगल नंबर कौन सा होगा 10 के बाद? सर फिर दोबारा से बनाए, फिर 5 में हुआ, आखिर में 5 यस, होगा. तो वो होगा 15. और ट्रायंगल नंबर का सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद है किसी को? नहीं याद बेटा किसी को? तो ये याद रख लें, एन टर्म जो है ट्रायंगल नंबर की वो होती है 1/2 n ब्रैकेट n प्लस 1. ठीक है बेटा, बस ये याद कर लें फॉर्मूला कि ट्रायंगल नंबर्स के फॉर्मूला के लिए 1/2 n इंटू n प्लस 1 जो है हम लोग याद करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें याद रखें पेपर के अंदर आपको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस और आपको क्यूबिक सीक्वेंस भी देख हैं. सर जी बेटा. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग. बेटा आप लोगों को बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. मैंने माइक्स बंद कर दिए हैं, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स के बीच में माइक ऐसे फजूल में ऑन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए. अच्छा जी, ट्रायंगल नंबर्स के बाद आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्यूबिक सीक्वेंसेस. अच्छा, ये दोनों सीक्वेंसेस जो है मैंने एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसमें आप लोग क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फार्मूला an² + bn + c करके बनाते हो. ठीक है. और क्यूबिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है an³ + bn² + cn + d. अच्छा, अब ये जो ऊपर मैंने आपको ये सीक्वेंस रटाए हैं ना, इसका मकसद ही यही है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको यही सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे पेपर में. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही हो रहा होता है. तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको अगर ये सीक्वेंसेस आपको याद है, ये जो ऊपर जो मैंने लिखवाए हैं, तो आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा ये तो ये वाला सीक्वेंस है, ये तो हमने कल पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो वो टेबल गिवन होता है, टेबल में जस्ट उसकी वैल्यू ऐड ऑन करनी पड़ती है. अच्छा, अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास आता है. ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपके पास फॉर्मूला होता है an = a1 + n-1 * d. ये फॉर्मूला होता है. और जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसका फॉर्मूला है an = a1 * r पावर n-1. ठीक है जी. अब याद रखें ये दो फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं. an जो n टर्म को कहते हैं, a1 इज द फर्स्ट टर्म. मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ. अरिथमेटिक यूज होता है कि वेयर वी गेट द नेक्स्ट टर्म बाय प्लस माइनस, एंड ज्योमेट्रिक यूज होता है वेयर वी गेट द नेक्स्ट टर्म बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. तो याद रखें आप लोग इन सीक्वेंसेस के ऊपर पूरी प्रैक्टिस करें. इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये आपको वहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ना है, अगर आप में से किसी को नहीं आता तो आप लोग वहाँ पे ये चीज़ जो है अपनी क्लियर करेंगे. ठीक है, मैं वीडियो शेयर करूँगा क्लास लिंक क्लास के पूरे फौरन बाद. कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्लास में वो हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने चैट ओपन की है और चैट आप लोग सिर्फ डायरेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं. तो आप लोग चैट ओपन कर लें. मैंने चैट का जो है ना चैट बार अपने लिए ओपन कर दिया यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे मैं आपके मैसेजेस पढ़ सकता हूँ. ओके, सीक्वेंसेस के बाद
पेपर में you will see a question on trigonometry. अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू मी, अब जरूरी नहीं है कि ये 100% करेक्ट हो। अकॉर्डिंग टू मी आपके पेपर में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन भी देखोगे। द फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मैं रैट लिखता होता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के वी हैव फ्यू फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। थर्ड फॉर्मूला है बेटा cos थीटा इट इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। और थर्ड फॉर्मूला है बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्रू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसको एक सेंटेंस के जरिए भी याद किया जा सकता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है सो काटोवा वाली, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट फॉर्मूला होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। मैंने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, दूसरे हमारे पास आते हैं नॉट राइट, जो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, नॉट राइट, ठीक है। उसके सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल है हमारे पास बेटा साइन रूल, ठीक है। अच्छा, साइन रूल के अंदर आपको क्या समझ आती है? साइन रूल के अंदर ये है कि ये रैट में इस्तेमाल होता है और ये नॉट अ रैट में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं होती, हाइट का मेजर प्रॉब्लम होता है पेपर में। तो साइन रूल क्या होता है बेटा? साइन ए डिवाइड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाय स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाय स्मॉल सी। ये आपके पास साइन रूल का एक फॉर्मूला आपके साथ पेपर में होता है। सेकेंडली आपके पास फॉर्मूला होता है नॉट राइट में कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल क्या है बेटा? अब कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल रटा नहीं मारना। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको पता है कि एक ट्राइंगल मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं तीन तरीके के साइन रूल्स आपके सामने बनाऊंगा। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी। ओके, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए स्मॉल ए दैट इज स्मॉल बी एंड दैट इज स्मॉल सी। अगर आपको स्मॉल ए फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू राइट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ ए। क्योंकि आप स्मॉल ए फाइंड कर रहे हैं तो आपने उसी के सामने वाला कॉस ए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी हो जाए तो ये ऐसे होता बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी। बेटा मेरे साथ रिवाइज करें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सी होता, जरा सी स्क्वायर के लिए आप लोग खुद कोसाइन रूल कॉपी पे लिखें, फिर मैं लिखूंगा 1 मिनट के बाद, देखें कि आपका कोसाइन रूल सही बनता है कि नहीं। चलें जी, अब मैं लिख रहा हूँ सी स्क्वायर इधर लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ सी। अगर आप में से किसी बच्चे ने गलत लिखा था तो काइंडली अपनी प्रैक्टिस ये कर लें, ये याद रखें कोसाइन रूल में ये चीज समझ लें कि यहाँ पे आप लोग जो बी और सी लिखा हुआ है, यही बी सी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो एंगल है ये सामने इसी के ऑपोजिट है, ये जो स्मॉल ए के ऑपोजिट है। अब देखें जी, स्मॉल बी के सामने कॉस बी है, ये मैंने लिख दिया। अब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पे लिखा, देखें ए सी इधर लिखा हुआ। ये चीज इस तरीके से याद रखें कि ताकि यार हमें ये रूल लगाना है सही तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट को पेपर में आप इस्तेमाल करना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट जरा समझें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें और ये हमेशा याद रखें, एंगल ऑफ एलिवेशन स्लैश डिप्रेशन, ये 90% जो है आपके सामने पेपर में सॉल्व हो रहा होता है और वो ये 90% सॉल्व होता है रैट से, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा होता है। अब वो कैसे सॉल्व हो रहा होता है जरा यहाँ पे गौर से देखें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। एट पॉइंट ए दिस इज मी एंड एट पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल देयर इज समवन इन माय हाउस।
फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आपके सामने बना होगा, नहीं बना हो तो इमेजिनेशन में बनाइएगा, ठीक है, पेपर में बना ले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है और ये 10 फीट है और ये है 12 फीट। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ए। इसका मतलब है कि बी फ्रॉम ए का मतलब है कि आप ए पे खड़े हैं एंड यू वांट टू सी बी, आप बी को देखना चाहते हैं, यू हैव टू मूव योर हेड अप, आपको हेड अप देखना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप बी पर खड़े हैं तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल विजन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो यू हैव टू लुक डाउन, आपको नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू सी मी एट पॉइंट ए। तो दैट इज व्हाट योर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज। इसीलिए मैथ्स में एलिवेशन जो है ये डिप्रेशन के बराबर होता है। और हम लोग ये कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स का। अब अगर फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन में देखूं यहाँ पर, तो मुझे पता है साइन ऑपोजिट टू द एंगल इज, साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय बेस, एंड परपेंडिकुलर एंड बेस इज इन, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, ठीक है जी। मेरे पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं। अब तीनों फार्मूला में मेरे पास एक तो P अवेलेबल है, B अवेलेबल है, तो देखें जी कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें 2 शेड हो गए, तो दैट इज tan। मैं tan का फार्मूला लगा के इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट tangent is equals to perpendicular, अच्छा tangent A is equals to perpendicular divided by base, तो A is equals to टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि जब भी एंगल निकालना पड़ेगा तब आपको इनवर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट इनवर्स आप नहीं कर सकते। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 10 और बेस आ गई बेटा आपके पास 12। तो आप टेंजेंट इनवर्स इन द कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आपको पता है कि कैलकुलेटर में इसको कैसे पंच किया जाता है, ऑलरेडी यू नो दिस ऑलरेडी, दैट शिफ्ट एंड टेंजेंट इनवर्स, ओके, परपेंडिकुलर थी 10 और बेस थी 12, ब्रैकेट को किया मैंने क्लोज और इक्वल दबा दिया, तो आई गॉट 39.8। मुझे 39.8 जो है आंसर मिल चुका है। इसका मतलब है 39.8 degrees I have to move upwards to see B and B has to move 39.8 degrees downwards to see me. That is the reason angle of elevation it is equals to angle of depression. ठीक है बेटा, is this clear everybody? Yes or no? जी बेटा, क्लियर हुआ सबको? बेटा जब भी आपने एंगल फाइंड आउट करना है तब तक आपने ये करना है, ठीक है। सभी विल मेक द राइट बाय इमेजिनेशन। यस बिल्कुल आपको इमेजिनेशन से बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। सर एरिया का एक और भी फॉर्मूला है, बिल्कुल एरिया का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, और वो नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल में इस्तेमाल होता है एंड वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट, दैट एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, product of two sides multiply by sine included। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया बेटा आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे एक कमाल की बात है, स्टूडेंट्स को एक चीज जरा क्लियर नहीं होती बेटा, ये फॉर्मूला और जो एरिया वाला फॉर्मूला है ना बिल्कुल सेम है, लेकिन बेस और हाइट के दरमियान में क्योंकि साइन 90 होता है इसीलिए हम उस फॉर्मूले में साइन 90 नहीं लिख रहे होते। हम ये वाला राइट नॉट राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स वाला, ये मैं राइट एंगल में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मेरे पास दरमियान में एंगल मौजूद हो तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को क्लियर नहीं है चीज, जरा देख लें 1 मिनट के लिए, जरा मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये एक रैट मेरे पास मौजूद है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये 12 है एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज 17 और मेरे पास ये एंगल 37 मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे पास ये एंगल 37 मौजूद है तो मैं इसके ऊपर इसका एरिया निकालने के लिए बेस इनटू हाइट, मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं हाइट नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स करके इसका मैं एरिया निकाल दूंगा, तो वो आ जाएगा 1/2 इंटू
into 12 into 17 into sin of 37, क्योंकि साइन आपके पास आ रहा होता है उसमें 90 में, तो साइन 90 जो है आप कैलकुलेटर पे पंच करके देख लो, साइन 90 इट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है। चलते हैं बेटा, मैंने एक ये शीट बनाई है आपके लिए, आई होप कि काफी फायदा हो जाएगा आपको इससे। देखें जी, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है और इसके साथ मैं अपनी प्रोडिक्शन भी आपको बताऊंगा एंड में। ये 1 अक्टूबर नवंबर 22 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहले क्वेश्चन में देखें वो टाइम जो है वो चेक कर रहे हैं आपका कि आपको टाइम की नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको टाइम की नॉलेज है तो आपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है पेपर के अंदर, और कैलकुलेटर को कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, आबिद वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर 5 days a week, मतलब 5 दिन काम कर रहा है वो। ईच डे ही वर्क्स फ्रॉम 8:15 to 12:40, तो मैं देखता हूँ कि 8:15 to 12:40 कितना टाइम बनता है। तो ये मैं बिल्कुल कैलकुलेटर पे करने वाला हूँ। तो 12 आवर्स साथ साथ कैलकुलेटर पे करें आप लोग। 12 आवर्स 40 मिनट्स माइनस 8:15, तो 0815, और ऊपर मिनट डालना ज़रूरी है। तो 4 आवर और 25 मिनट्स यहाँ पे उसने काम किया। फिर यहाँ पे एंड देन फ्रॉम 13:30 to 17, तो 13:30 to 17, अब 17 में से आप माइनस कर लो 17 आवर्स माइनस 13:30 या आप माइनस कर लो, ये 3:30 यहाँ पे बनते हैं। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, प्लस आंसर के साथ ऐड कर रहा हूँ 4 आवर्स और 25 मिनट्स, तो ये मेरे पास आ रहा है 7 आवर और 55 मिनट जो है वो ये काम कर रहा है। अच्छा, वर्क आउट द टोटल टाइम आबिद वर्क्स इन 1 वीक, तो एक वीक में कितना काम करता है, तो पर डे लिखता हूँ मैं पहले यहाँ पे, पर डे ही वर्क्स फॉर 7 आवर्स एंड 55 मिनट्स, ठीक है। 7 आवर्स और 55 मिनट्स जो है वो काम कर रहा है। तो टोटल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आवर्स एंड 55 मिनट्स, तो यहाँ पे मैं 55 मिनट, तो मैं क्या करूँगा, आंसर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, आंसर मल्टीप्लाई बाय 5, तो इक्वल दबा के मुझे मिल गया बेटा, ये आ गया बेटा 39 आवर्स और 35 मिनट्स आ चुके। तो आप यहाँ पे लिखते हैं बेटा, आवर्स की जगह पे आवर्स लिखते हैं, 39 आवर्स और 35 मिनट्स। तो 2 मार्क्स के लिए बेटा, इसीलिए कैलकुलेटर अलाउड है कि एफिशिएंटली यूज किया जाए इसको, ठीक है। Abid earns 14.20 per hour. He is given a pay increase of 5%. Calculate the amount Abid earns per hour after the increase. ठीक है जी, उसको 5% का इंक्रीज मिला है, तो इसका मतलब है दिस 14.2 इज योर 100%, ये आपका 100% है। तो यू नीड टू फाइंड आउट 105%, क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बस सिंपल इज दैट। तो ये हो जाएगा 14.2 मल्टीप्लाई बाय 105%, एंड 100% ऑफ x इज इक्वल टू x। तो कैलकुलेटर की मदद से 14.2 मल्टीप्लाई बाय 105 और शिफ्ट दबा के परसेंटेज का बटन, तो इक्वल दबा दें, तो उसको अभी 14.91 जो है डॉलर जो है वो मिलेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, कहते हैं बेटा, ईच मंथ आबिद डिवाइड्स हिज अर्निंग बिटवीन रेंट, बिल एंड सेविंग। He uses 20% of his earning as rent. He uses 3/8 of his earning for bills, and the rest of the earnings are his savings. अब यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर, ये हमें क्लियर नहीं है कि कौन सी अर्निंग की बात हो रही है। मंथली की बात हो रही है, याद रखें कि टोटल अर्निंग जो है वो उसकी 100% है, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि रेंट इज 20%, ठीक है बेटा, यस और नो? रेंट इज 20%, ओके। बिल्स कितने हैं बेटा उसके? बिल्स इज 3/8। अब मैं जरा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ कि बिल्स उसके कितने हैं, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ रहा है मेरे पास 37.5%, ओके। और सेविंग्स जो होंगी ये माइनस कर लेंगे हम लोग, सेविंग्स
तो टोटल 100 होता है, 100 में से 20% रेंट गया और 37.5 जो है ये इसके बिल गए, तो ये आ गया बेटा 42.5% जो है ये सेव करता है। अब वो कहता है रेशो लिखो, चलो ये लिख के देखते हैं, आर रेशो बी रेशो एस। अब देखिए मैं रेशो जब लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज के साइन नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा ये 20 है, ये है बिल है 37.5 है, ठीक है, और ये है हमारे पास 42.5। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले 10 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि पॉइंट गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा बेटा 200, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो जाएगा बेटा 375, ये हो जाएगा बेटा 425। अच्छा जी, अब क्योंकि सब जो है आखिर में मल्टीपल ऑफ 5 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइड बाय 5 करते हैं। तो 200 को 5 पे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ओके, अब पेपर में कैलकुलेटर मौजूद है, तो 375 डिवाइड बाय 5 कर लें तो वो आता है 75। 425 डिवाइड बाय 5 कर लें तो वो आता है हमारे पास 85। फिर 5 पे डिवाइड होते हैं ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अच्छा 75 डिवाइड बाय 5 इज 15, यहाँ पे आ गया 15। अब 85 डिवाइड बाय 5 करें तो हमारे पास आंसर आ गया 17। तो दैट इज द रेशो, ठीक है, कि उसकी जो टोटल अर्निंग है वो 8:15:17 में डिस्ट्रीब्यूट है। 8 पार्ट्स जा रहे हैं रेंट में, 15 पार्ट्स जा रहे हैं बिल में, और 17 पार्ट्स जो हैं वो सेव कर रहा है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गए समझने के लिए, वरना हमें समझ ऊपर भी आ चुकी थी कि 20% रेंट है, बिल 37.5 है, और सेविंग्स जो है 42.5 है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा था कि फाइंड द रेशियो रेंट बिल सेविंग एंड गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन करने का मकसद आपके सामने क्या है। क्वेश्चन मकसद ये है कि आपके केस में आबिद की जगह कोई और नाम लेकर आ सकता है, और टाइम जो है आपको AM PM में दिया जा सकता है, ठीक है, ये समझ डाल लें, ठीक है। आबिद की जगह पर यहाँ पे उसकी अर्निंग लिखी है, हो सकता है वहां पे उससे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और यहाँ पे ये जो नीचे जो रेशोज हैं, हो सकता है कि टोटल अर्निंग आपको गिवन हो कि वो कह देंगे जी टोटल अर्निंग इज 1 लाख, तो वो आपसे पूछेंगे उसकी सेविंग कितनी है, तो आपको सेविंग यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन रेशोज को इस्तेमाल करके। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? माइक मैंने ओपन किए हुए हैं वैसे। यस सर। देख लें बेटा, ये केस मैं आपके सामने बता रहा था कि आबिद इन्वेस्ट 2400 इन अ सेविंग अकाउंट फॉर 4 years, द अकाउंट पेज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जैसे ही मैंने सिंपल इंटरेस्ट का नाम देखा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है भाई। ओके, R% मतलब R इग्नोर्ड है, मतलब R हमने फाइंड आउट करना है। एट द एंड ऑफ 4 years ही रिसीव अ टोटल ऑफ 153.6 एज एन इंटरेस्ट, ये फाइनल अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 153.6 यहाँ पर, प्रिंसिपल इज 2400, rate is unknown, time is my 4 years डिवाइड बाय 100। तो अब मुझे इसमें R को फाइंड आउट करना है, तो ये 2 zeros काट दें, ठीक है जी। तो 24 Sir, into won't we 4 add the 153.6 with the original value? नो नीड टू, बिकॉज उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि बेटा ये 153 पॉइंट, उन्होंने हमसे ओरिजिनल तो नहीं मांग रहे ना। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में बेटा सिंपल इंटरेस्ट मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है, रेट मौजूद है और टाइम मौजूद है, एग्री। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में नहीं मौजूद, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फाइनल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किए जाते हैं, तो इसमें उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ही रिसीव्स अ टोटल ऑफ 153.60 एज एन इंटरेस्ट, नॉट एज एन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट की बात आ जाए तो 2400 प्लस 153 करें तो 2553.60 हो जाएगी उसकी अमाउंट, यस और नो? Yes, sir. तो 24 into 4 is 96, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 96 और 153.6, तो डिवाइड बाय 96 on both sides, so divide by 96 on both sides, so 153.6 divided by 96, so the answer is 1.6% is the interest rate, agree? आप 1.6 R की जगह पे लिखो, 153.6 ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ओके ओके, अब देखें जी, ये केस आपके सामने पेपर में आ सकता है। आबिद इन्वेस्ट सम मनी इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट, दिस अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, दैट फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R% पावर T। अब पढ़ेंगे
सम मनी मतलब प्रिंसिपल इज अननोन, P इज अननोन, तो मतलब P को अभी हमें इसमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 5 ईयर देयर इज $1822.38 इन द अकाउंट, ये नहीं कि इंटरेस्ट है, ये फाइनल अमाउंट पड़ी हुई है, तो दैट इज 1822.38। अब P सब्जेक्ट है तो ये 1+R% यहाँ पर आ जाएगा, तो 1+R% है 1.4%, और पावर में आ जाएगा हमारे पास बेटा 5। ठीक है, तो कैलकुलेटर में प्रेस द फ्रैक्शन बटन, प्रेस द फ्रैक्शन बटन। 1822.38 डिनोमिनेटर में लिखेंगे ब्रैकेट 1+1.4%, शिफ्ट और परसेंटेज का बटन, ब्रैकेट क्लोज, पावर के अंदर हम लोग लिख देंगे 5, इक्वल दबाएंगे दी, ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। P इज इक्वल टू 1735.09 भी अगर आप लिखते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये आप लोगों की वो अमाउंट है जो कि उसने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, तो इस रेट के ऊपर 5 सालों के बाद उसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एवरीबॉडी? देख लें जी, अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आपके लिए। In 2020, the Frederick running cost for the Frederick car was 5,200. 28% of the cost is running cost spent on insurance. तो आप इंश्योरेंस लिख के 28% of 5,200 करोगे, आपके पास इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे। 3/25 of the running cost was spent on maintenance. तो 3/25 multiply by 5,200, तो आपके पास मेंटेनेंस आ जाएगी। 740 of the running cost was spent on tax. तो टैक्स ऑलरेडी 740 गिवन है। The remainder was the cost spent on the petrol. तो सबको ऐड करके 5,200 से माइनस करना, तो आपके पास पेट्रोल आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। पैटर्न देख लें बेटा। हियर आर द फर्स्ट 4 पैटर्न्स। अभी मैं इधर ये गायब कर रहा हूँ यहाँ से, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है मैंने। पैटर्न नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा जरा देखें बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स। ग्रे टाइल्स को देखें जरा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, +4, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 22। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ है +6, यहाँ पे हुआ है, व्हाट इज दिस, 8 plus what is 18? 10? Yes or no? तो यहाँ पे होगा +14, तो 18 plus 14 is how much? 18 plus 14 is how much? 32? 32. Okay, and 32 plus 18 is how much? 50. कंप्लीट हो गया। अब जरा यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 8, यहाँ पे हो रहा है +10, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, +14। ये ऊपर वाला ही सीक्वेंस है, लेकिन 8 18 32 से स्टार्ट हो रहा है। नजर आ रहा है बेटा आपको? जरा ये ऊपर वाला सीक्वेंस देखिएगा, ये वाला देखे ना, 8 18 32 यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा हमारे पास +18, तो वो हो जाएगा 50, और यहाँ पे आएगा हमारे पास +22, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +4 ऐड हो रहा है इसमें, तो ये कितना आएगा बेटा, 72। यस और नो? गौर करें बेटा जरा इस क्वेश्चन के ऊपर, किसी को समझ ना पड़ी हो तो पूछ लें। देख लें जरा, एक नजर टेबल को देख लें कैसे हुआ है। सर जी जी सर, अब जैसे कि क्वेश्चन बी इज आस्किंग फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न n, सो वी नो वो दैट पार्ट द बी में डिफरेंस जाते हैं ना, पार्ट बी में जाते हैं ना। आप पहले पार्ट ए को देखें, टेबल समझ आइए कैसे कंप्लीट हुआ है। यस सर, ये 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना, वो पार्ट बी में जाने से पहले उसका एक्सप्रेशन नहीं लिखते। देखना क्या हो रहा है, अभी नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स का पैटर्न मांग रहा है वो, तो ग्रे टाइल्स ये हैं, तो पहले उसका सीक्वेंस यहाँ पे लिखो, 6 10 14 18 22। ओके, द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, क्योंकि +4 हो रहा है, अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है an = a1 plus
n माइनस वन इंटू डी, तो d इज द डिफरेंस, डिफरेंस निकलता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से। अपनी मर्जी के किसी भी नंबर को नेक्स्ट कर दें इसमें, मैं कहता हूँ ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट हो गया, ये प्रीवियस हो गया, तो 14 माइनस 10 इज 4। सो हमारे पास फॉर्मूला आएगा an इज इक्वल टू a1 इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 6 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 6 माइनस 4, तो 4n प्लस 2 is the sequence. Yes or no? Any problem, anyone? Any problem, anyone? Great. सर जी सर आपसे छोटा सा क्वेश्चन है सर, अगर पेपर के अंदर हम सिर्फ a प्लस n माइनस वन डी लिखें तो चलेगा, ये हमें an लिखना जरूरी होता है क्या? नहीं नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपको मैं an क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, पार्ट सी देखना, अभी उसी पे हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अब पार्ट सी में देखें, वो कह रहा है कि पैटर्न के हैज 98 ग्रे टाइल्स, तो ग्रे टाइल्स का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि an इज इक्वल्स टू 4n प्लस 2, मौजूद है कि नहीं? जी सर, तो हम n के अंदर 96 पुट करके 98 के अंदर पुट करके निकाल लेंगे जो हमारे पास आएगा। जी, तो अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि इसके पास 98 ग्रे टाइल्स हैं, तो इसका मतलब है an की जगह पे यू हैव टू राइट 98, समझ आई, और n की जगह पे हम लोग k लिख देंगे, तो हमारे पास उस पैटर्न का नंबर आ जाएगा कि किस पैटर्न में 98 ग्रे टाइल्स होंगी, समझ आई। तो 2 यहाँ पे आके माइनस होगा, तो 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 4k, 96 इज इक्वल टू 4k, 96 डिवाइड बाय 4 करके बताएं बेटा क्या आ रहा है आंसर? 24. सो इट्स द 24th पैटर्न, ओके, 24th पैटर्न है जिसके अंदर वील हैव 96 टाइल्स, और सॉरी 98 टाइल्स। जी जरा गौर करें इस क्वेश्चन को, एक नजर देखें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जी क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Okay, that's very good. Okay, then we have to proceed with the final expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n. तो white tiles को जरा देखें बेटा, white tiles ऊपर है हमारे पास, उसका सीक्वेंस है 8 2 8 18 32, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 2 8 18 32 and 50, 32 and 50. First of all we have to see कि सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस देखने के लिए we have to check the difference, तो फर्स्ट डिफरेंस देख लें, इट इज +6, इट इज +10, इट इज +14 and it is +18, yes or no? The first difference is not same, check the second difference, it is +4, it is +4, it is +4. Okay, the second difference is same, it means that the sequence is what? It's a quadratic sequence. Quadratic sequence का फॉर्मूला होता है बेटा an² + bn + c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दें, सेकंड डिफरेंस डिवाइड बाय 2, सेकंड डिफरेंस 4 आया है, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, इट मींस दैट द फार्मूला इज 2n² + bn + c। अब bn + c फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो टेबल टेक्निक मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, वही सबसे अच्छी टेक्निक है पेपर के अंदर, ठीक है। जरा देख लें बेटा, ये टेबल टेक्निक मैं बना रहा हूँ जरा। अच्छा जी, फर्स्ट रो में मैं लिखूंगा ओरिजिनल सीक्वेंस, ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है 2 8 18 32 और 50। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड रो में an², तो an² हमारे पास 2n² आया है, तो n की जगह पे जरा बेटा 2n² में 1 डालो, जरा बताओ क्या आएगा आंसर? जी कैलकुलेटर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, तो 1 डाला तो 2 आया, तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ 2 डाल रहा हूँ, ओके वो मेरे पास फिर 8 आ गया। अब जब मैंने 3 डाला ना, और अगर वो 18 आ गया तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा, 18 आ रहा भाई, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस का फॉर्मूला है 2n² bn + c जो है वो 0 है। जी क्लियर हो गया बेटा सबको?
Is this clear, everybody? Yes or no? Is this clear, everybody? Clear, sir. Thank you. Okay, now they say that find the total number of tiles in pattern 20. जरा total number, total का जरा pattern लिखें जरा एक मिनट. वो है 8, 18, 32, 50, 32 और 50 और फिर है 72. 72 था. ऑल राइट. सर बेटा एक चीज जरा देखो बताएं, इन दोनों पैटर्न्स में क्या फर्क है? इन दोनों पैटर्न्स में क्या फर्क है? जी बेटा, ऊपर वाले पैटर्न में और टोटल वाले में एक फर्क है, और वो क्या फर्क है? जरा देख के बताएं मुझे. ये 2 नंबर है, इसके कोई 200 मार्क्स नहीं है. कितनी वर्किंग करूं मैं इसके लिए? जी आराम से खैर है, देख के बताएं मुझे कि ऊपर वाले पैटर्न में और नीचे वाले पैटर्न में क्या फर्क है. स्टार्ट पे देख लें जरा, स्टार्टिंग में देख लें. सर स्टार्टिंग में ऊपर वाले में 2 है और सेकंड वाले में 72 है एंड पे. नहीं वो 72 को चलो मैं हटा देता हूँ यार, 72 को हटा देते हैं, हमें 4 भी काफी है. हाँ जी, अब क्या फर्क है? सर 2 नहीं है सेकंड वाले में. इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. यस और नो? यस सर. Yes, sir. ओके, लेकिन 2n स्क्वायर से रिलेटेड है. अब इस 2n स्क्वायर के साथ में क्या लिखूं कि मेरे पास 8 आ जाए? n की जगह पे 1 भी डालूं, लेकिन आए मेरे पास 8. गौर करके देख के बताएं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. जरा कैलकुलेटर स्क्रीन पे देखें बेटा. 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं. ठीक है जी, इक्वल दबा रहा हूं, मेरे पास 2 आ रहा है, लेकिन मुझे तो 8 चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे +6 लिखूं तो मेरे पास 8 आता है. यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? बेटा यहाँ पे जरा गौर करें कि ऊपर वाले पैटर्न में और नीचे वाले पैटर्न में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि पहला डिजिट चेंज है खाली. यस और नो? Yes, sir. अब मैं देखें, मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ. अगर मैं 2 डालूं और 2 जैसे ही मैं डालूं अगर 18 आ गया तो मतलब 2n स्क्वायर + 6 इज माय फार्मूला. लेट्स चेक. ये तो 14 आ रहा है. अब अगर 3 डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 24 आ रहा है. इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ छोटी सी टेक्निक है, और वो टेक्निक समझने के लिए आप इस पैटर्न का निकालोगे फॉर्मूला, और फिर वो फॉर्मूले के जरिए आपको टेक्निक की समझ आ जाएगी. क्योंकि आपको याद है ऊपर मैंने फॉरवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट आपको करवाए थे. ठीक है, सो लेट्स चेक कि हम लोग इसके अंदर ऐसा कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें रिजल्ट जो है वो हमें कुछ ऐसा मिले कि जो हमारे मतलब का हो. अब फॉर एग्जाम्पल एक और टेक्निक आप लोग पेपर में डिफरेंट ट्राई करोगे ना. आपको पता है कि 2 × 1 स्क्वायर आपके पास 2 आता है, लेकिन अगर मैं 1 के अंदर 1 के साथ अंदर कोई नंबर अगर ऐड करूं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 1 + 2 करें तो 3 हो जाएगा. 3 स्क्वायर × 2 इज 18 हो जाएगा, लेकिन 8 चाहिए हमें. अगर n + 1 किया जाए, जरा चेक करें बेटा. 2 × n + 1 होल स्क्वायर, जरा चेक करें बेटा. मैं 1 डाल रहा हूँ तो 1 + 1 इज 2. 2 × 2 स्क्वायर इज 4. तो ये हो गया 2 × 4 = 8. अब जरा चेक करते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर. अगर हम लोग इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बना दें n + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इसकी फॉरवर्ड शिफ्ट हुई है इसी सेम सीक्वेंस की. सो लेट्स चेक. 2 ब्रैकेट 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर 8 आ रहा है. अब जहाँ पे n की जगह पे 1 डाला है वहां पे मैं 2 डाल के चेक करता हूँ. अगर 2 डालने से 18 आ गया तो मुझे फॉर्मूला मिल चुका है. यस और नो? 18 आ गया भाई. समझ आई बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट की? यस सर. तो ये हो गया बेटा हमारे पास इसका फॉर्मूला. क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट मैं ऑलरेडी उधर लेक्चर में सिखा चुका हूँ, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है. ठीक है, अब वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 20
तो पुट n इज इक्वल टू 20, n की जगह पे 20 डालें ताकि उसकी टाइल्स की आपके पास वैल्यू आ जाए। 2 × 20 + 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में 20 डाल देंगे। बेटा 882 टाइल्स होंगी पैटर्न नंबर 20 में। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? एक मिनट के लिए इसको देख लें, फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चंस। एक मिनट के लिए इसको देख लें। बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका मतलब है पिछले के साथ रिलेटेड था। मैंने पहले ही क्वेश्चन टेबल में दिखा दिया था कि इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो n के साथ 1 ऐड करना जो है वो हमारे लिए जरूरी था, और वो n क्यूब के स्क्वायर में था, तो मुझे n + 1 होल स्क्वायर करना पड़ा। इज दिस क्लियर? अगर ये n क्यूब होता, 2n क्यूब होता, तो हम लिखते n + 1 2 ब्रैकेट n + 1 होल क्यूब। क्लियर हो गया? Yes, sir. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, खुद को कॉन्फिडेंस देना कि यस आई कैन डू इट। चलें जी। अच्छा जी, कहते हैं द मास ऑफ 4 कार्ड्स and 3 envelopes is 85 grams and 2 cards and 5 envelope is 67 grams। अच्छा, मेरे ख्याल से पेपर 1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन आ चुकी है, तो बड़ा मुश्किल है कि पेपर 2 में आए। फिर भी अगर आ जाए तो 4c + 3e is equals to 85 and 2c + 5e is equals to 67। तो अब आपने करना ही है कि आपने दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैं 2 का सेम कर रहा हूँ, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4c + 3e is equals to 85। ये हो जाएगा बेटा -4c - 10e is equals to 67 का डबल क्या होता है बेटा 67 × 2, तो ये आता है -134। तो यहाँ पे ये कट गए, तो ये आएगा -7e is equals to -134 + 85 so it's -49, so divided by 7 -7 on both sides। तो e की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 7। तो e एनवेलप है तो ये 7 हो गया। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें कार्ड्स आ जाएगा, इजी है बेटा। फैक्टराइजेशन पहला रूल मैंने सिखाया था, कॉमन निकालो, कॉमन तो है ही नहीं। अब कॉमन नहीं है तो लुक फॉर द आइडेंटिटी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड आइडेंटिटी है बेटा ये x + 5 और x - 5 हो गई। कहता है रीअरेंज टू मेक द t द सब्जेक्ट। और t को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, जरा गौर करें कि लेफ्ट साइड पे r लिखा है, राइट साइड पे 2t × t - 5 लिखा है। r के नीचे लिखा हुआ है 1 जो कि नजर नहीं आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा, r ब्रैकेट t - 5 इज इक्वल टू 2t, और 2t मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो सेम आता है आपके पास। ठीक है, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा tr - 5r इज इक्वल टू 2t। अब मैं 5r को उधर ले जा रहा हूँ, 2t को उधर ला रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में 2 t's हैं, कॉमन निकाल के ही एक t होगा। तो tr - 2t इज इक्वल टू 5r। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन हो, मुझे t को कॉमन निकालना है क्योंकि t को सब्जेक्ट करना है, तो t हो गया बेटा कॉमन, अंदर आ जाएगा बेटा r - 2 इज इक्वल टू 5r। तो ये r - 2 ब्रैकेट है, इसको उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 5r डिवाइड बाय r - 2। तो ये हो गई बेटा आपका आंसर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट मेकिंग। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है, इजी है कि नहीं? किसी भी फ्रैक्शन को ऐड या माइनस करने के लिए ऊपर नीचे आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। अच्छा, ये x - 5 लिखा हुआ, x - 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे हो जाएगा 2x + 1। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखें, डोंट नीड टू एक्सपैंड द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही करना था हमने। ये डिनोमिनेटर हम लोग एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 1 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 5 के साथ। ये आ जाएगा बेटा 8x + 4 -3x + 15 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ब्रैकेट तो है, सॉरी, डिनोमिनेटर और 2x + 1। तो ऊपर 8x - 3x is 5x and 4 + 15 is 19। 5x + 19 x - 5 and 2x + 1। ठीक है बेटा, ये देख लें आपके पास ये क्वेश्चन जो है 2 अक्टूबर नवंबर 21 में आया था। अदर वेरिएंट मैंने खोला है क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते। सॉल्व का मतलब देखें, पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आया, और ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कोई इतना पुराना नहीं है, 1 अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर है। सॉल्व का मतलब एक्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये -8 वहां पे जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 7 + 8, 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी।
इनइक्वालिटी है तो 7x इज लेस देन 6 माइनस 3x। ओके, मैं माइनस 3x को इधर ला रहा हूँ क्योंकि x को पॉजिटिव करना जरूरी है क्या नाम है इनइक्वालिटी में, x हो y हो जो भी हो। तो ये हो जाएगा बेटा 7x प्लस 3x इज लेस देन 6, तो ये आ जाएगा बेटा 10x इज लेस देन 6 डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x इज लेस देन 3/5, तो 3/5 और 0.6 एक ही बात है। सॉल्व कर रहे हैं। अब इस साइड पे पहले लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर सॉल्व करने हैं, फिर क्वेश्चन को x का आंसर निकालना जरूरी है। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने का सेम करने का तरीका आपको पता है कि डिनोमिनेटर, ठीक है, और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है, अभी मैंने पीछे करके भी दिखाया डिटेल में। प्लस एक्स ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। नीचे आप डिनोमिनेटर को करें मल्टीप्लाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सोल्यूशन में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ओके, तो ऊपर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं 3 माइनस 2 इज 1, सो प्लस x प्लस 15 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अब देखें ये उधर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ओके बेटा, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आई कैन कैंसिल, मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि उधर आके ऑलरेडी इन्होंने माइनस होना है, तो ये वहाँ पे रह गया बेटा x प्लस 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। x 3x वहाँ पे बड़ा है तो छोटे वाले को उधर ले जाएं, तो 15 प्लस 10 is equals to 3x minus x, so 25 is equals to 2x, so divided by 2 on both sides, so x is equals to 12.5. जी, is this clear everybody? जी सर। Okay, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देख लें, देयर आर 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, इनको अलग वैसे ही करना है, मैं भी नोट्स में करा चुका हूँ। नोमिनेटर को इधर सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को यहाँ पे करें, दोनों के आंसर्स को ऊपर नीचे लिखिएगा और कटिंग हो जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अब ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4xy प्लस 6y, तो यहाँ पे दो दो के पेयर बना के कॉमन निकालें, तो यहाँ पे x कॉमन अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, प्लस 2y कॉमन हो गया तो अंदर आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3, यस और नो? ब्रैकेट इज कॉमन and that is x plus 2y। अब डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 और 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 के फैक्टर्स बनाने हैं, 124 2 12 3 8 और 8 प्लस 3 11 भी आता है, तो मिल चुके हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 12, x इज कॉमन अंदर आ जाएगा बेटा 2x प्लस 3, इधर आ जाएगा प्लस 4 तो अंदर फिर आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x plus 3 is common and x plus 4 is the leftover। न्यूमरेटर का सोल्यूशन न्यूमरेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर ये है 2x plus 3 and x plus 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x plus 3 और यहाँ पे आ जाएगा x plus 4, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो x plus 2y divided by x plus 4, that is what your final answer is। Is this clear everybody? Yes or no? Yes, sir. एक्सक्यूज मी Okay, सर। जी बेटा excused। सर जो आपने ऊपर इनइक्वालिटी वाला करवाया उसमें एक चीज बताते हैं कि जब साइंस चेंज होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जब किसी चीज ने जाना होता है तो इसका साइन कब चेंज होता है इनइक्वालिटी का? बेटा देखें, मैं याद रखें वो चेंज ऑफ इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, इसीलिए मैं हमेशा आपको एक ही रिकमेंडेशन करूंगा, ठीक है? देखें आपने एक चीज नोट की, अगर फॉर एग्जांपल ये जो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मैं जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। 7x लेस देन 6 माइनस 3x, ठीक है, मैंने माइनस 3x वहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है, क्लियर है? मैं 6 को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो जब मैं 6 को यहाँ पे लाऊंगा ये माइनस 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस 7x माइनस 3x, एग्री? यस ये आएगा बेटा माइनस 6 इज लेस देन माइनस 10x, इज दिस क्लियर? यस अब in order to make x the subject I have to divide by minus 10, yes or no? यस जब आपको x को या y को या a को या किसी
भी सब्जेक्ट, किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, आपको इनइक्वालिटी फ्लिप करनी पड़ेगी। एग्री? यस तो इसीलिए हमेशा मेरी रिकमेंडेशन रहती है स्टूडेंट्स को कि आपके पास, देखिए मुझे यहाँ पे इस केस में नजर आ रहा था कि 7x ऑलरेडी वहाँ पे पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो मैं -3x को यहाँ पे ला के मैंने 10x पॉजिटिव ही छोड़ा ताकि मुझे इनइक्वालिटी को फ्लिप ना करना पड़े क्वेश्चन में। समझ आई? यस सर तो इस चीज का पूरा ख्याल रखें, अपने लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कहता है बेटा द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज $78, इन द सेल द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 15, कैलकुलेट द सेल प्राइस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिल की प्राइस जो है $78 है, तो मतलब 100% जो है ये बराबर है $78 के। प्राइस रिडक्शन हुई है तो ये 85% की मिलेगी। अब कितने की मिलेगी ये नहीं पता, क्रॉस x तो कर सकते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? यस सर। यस तो सर आपने 85% कैसे आया? बेटा 15% रिड्यूस होगी तो ओरिजिनल हमेशा 100% होता है ना, एक्चुअल 100% होता है कि नहीं, यस और नो? यस। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में रखें। आप लोग हमेशा यही करते रहते हैं कि 15% फाइंड करते हैं 78 का, फिर माइनस करते हैं। एग्री? यस और नो? इसमें 90% आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं। देखो ये कह रहा है ना द प्राइस, ये एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है ये वाली, और ये रिड्यूस्ड है। तो एक्चुअल हमेशा 100% होता है बेटा। तो जाहिर सी बात है कि 100% की जो ड्रिल थी वो आपने 85% पे बेच दी अभी, तो 78 से इसका रिजल्ट कम आना चाहिए। अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आपने और कुछ नहीं गलती किया पेपर में, और कुछ भी नहीं हुआ। यस और नो? यस एक्सचेंज रेट आ गया है, अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है। आई थिंक अभी आप लोग कर सकते होंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है, तो काइंडली इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, मैंने इसमें छोड़ दिया, ये मैं भिजवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? इज दिस क्लियर? जी सर। यस सर अच्छा जी, मैं नोट्स में जा रहा हूँ, जरा थोड़ी देर के लिए, जरा काइंडली प्लीज पे अटेंशन। माइक बंद कर लिया करें बेटा, जो माइक क्वेश्चन पूछ लिया करे तो। अच्छा जी, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम चल रही थी मेंसुरेशन की, मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट जो है आसानी हो जाए थोड़ी सी। एक चीज जरा समझ डालें। पहली बात, 2D शेप्स हैं, ठीक है, इसकी फॉर्मूला शीट्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगी। इसके अंदर आप लोग फॉर्मूला याद करो। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, इसके बाद आप याद करो रोम्बस, इसके बाद याद करो आप पैरेललोग्राम, और सिर्फ एरिया का फॉर्मूला याद करो। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तमाम साइड्स को ऐड करोगे, और लास्ट वन है काइट। ठीक है, सर यहाँ पे मैं सरफेस लाइन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड शेप्स का इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम एंड सबका। इन सब का नहीं हो सकता बेटा, ये 2D है, मैं इनको टच ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या वॉल्यूम निकालूंगा। एग्री? सरफेस एरिया तो इम्पोर्टेंट होगा ना इनका। बेटा इनका नहीं हो सकता, सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3D का हो सकता है, 2D का नहीं हो सकता। समझ आइए, 2D शेप्स तो हैं सर इनके सिर्फ एरिया की फॉर्मूला रिवाइज कर ले सारे। जी। अभी आप लोग देखें, आप लोग मेरे साथ रिवाइज करें। ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल हो तो मैंने फॉर्मूला लिखा था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड। यस और नो? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा L स्क्वायर। रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रेपीजियम होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट L1 प्लस L2। L1 और L2 होती हैं पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। रोम्बस होता है बेटा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम होता है बेटा बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला है दोनों का। और काइट होता है बेटा 1/2 इंटू D1। D1 होता है डायगनल, और D2 भी होता है दूसरा डायगनल। ठीक है बेटा, अगर आप में से किसी को ये 2D शेप समझ नहीं हो तो मेरी मेंसुरेशन वाले लेक्चर में चले जाओ, वहाँ पे मैंने शेप बनाई है और एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, काफी लंबा इतना लगेगा।
अभी ऐसा करें, आपके पास 5 मिनट है, ये 5 मिनट में ये फार्मूला जो है लिखें, जरा बार बार लिखें, नाम लिखें, सामने एरिया का फार्मूला लिखें जरा। मैं 5 मिनट का एक रेस्ट ले रहा हूँ जरा, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। 5 मिनट है बेटा, सब ये जरा नाम लिखते जाएं और ये फार्मूले लिखते जाएं। सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के पास। बेटा माइक ऑफ कर दें बेटा। सर आपने पेपर 2 के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है? जी बिल्कुल बनाई है बेटा, ग्रुप में शेयर किया हुआ था मैंने। उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये तो आपने सारा सिलेबस लिख दिया, तो मैंने हर टॉपिक के आगे एक एक चीज लिखी हुई है कि उसमें क्या क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैमरेज की ब्यूटी यही है कि कैमरेज अपना सारा सिलेबस चेक करता है, ठीक है, वो कोई टॉपिक नहीं छोड़ते। जो चीजें पेपर 1 में चेक करते हैं, कुछ चीजें पेपर 2 में चेक करते हैं। चलें जी, आई होप ये हो गया बेटा सबका, यस और नो? अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल चैट भी ओपन कर दिया है, तो जो बच्चे माइक में नहीं बोलना चाह रहे वो चैट में बोले, मैं जरा देखता रहूंगा जरा। एक बच्चा चैट में कुछ लिखे, जरा मैं देखूं कि मैं यहाँ पे चैट मेरे सामने विजिबल है स्क्रीन पे कि नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। अयान, आपको आपको मैंने ग्रुप में भिजवाई है ना अयान, आप जरा देख लो। थैंक यू अहमद फॉर राइटिंग दिस मच फॉर मी, 8 कंसेक्यूटिव डॉट्स। ओके जी, ये हो गया बेटा सबका। ओके, मुझे बेटा डीएम करो आप, फिर मैं आपको आपको डीएम में भिजवाता हूँ। बेटा ये सबका हो गया, आगे जाऊँ 3D पे जाऊँ, 3D के याद करें कि नहीं? चलें जी, अब हम लोग 3D पे जा रहे हैं। बेटा यहाँ पे चैट में सलाम दुआ करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं बंद कर दूंगा चैट, ठीक है, प्लीज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, तो इसमें मैं किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं मानता, ठीक है। ओके, द 3D शेप्स में चले जाएं। ओके, 3D शेप में जो पहली है वो बेटा क्यूब है, और सेकंड वन जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूबॉइड। अच्छा, 3D में मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है ये स्ट्रेट शेप्स हैं, ठीक है, इसमें कर्व नहीं है, कि स्ट्रेट शेप्स हैं, तो इनके कर्व्स नहीं होंगे, तो इनका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम है LQ, और इसका वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है भाई। ओके, टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू 6L², और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। मैं दोनों शेप्स अभी बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं आपके सामने शेप जरा बनाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग इतनी देर जरा यहाँ पे जरा और करें, आप लोग इतनी देर ये फॉर्मूला जो है जरा याद करें। आप लोग इतनी देर फॉर्मूलाज याद करें ताकि आप लोगों को
बेटा ये आपके सामने मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है। क्यूबॉइड बनाया है, इसके 6 फेसेस हैं, क्योंकि क्यूब जो है ये आपके सामने जो है ये मैंने सॉरी क्यूब बनाया है और इसके 6 फेसेस हैं और 6 के 6 फेसेस जो हैं स्क्वायर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 6l स्क्वायर लिखा हुआ है। और अभी ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया है कि दैट इज स्क्वायर का एरिया होता है l स्क्वायर, ठीक है। यस, कोन, सिलेंडर एंड प्रिज्म, देयर इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, then we have volume of length into breadth into height of the cuboid. अब मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, आप लोग 1 by 1 जरा ये फॉर्मूलाज याद कर लें, ठीक है। इतनी देर आप क्यूब याद करें, 2-2 3-3 दफा लिख लें फॉर्मूला। So this is your length, this is your breadth, and that is your height. अब देखें, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू होल्ड समथिंग, मतलब इस क्यूब के अंदर कितना पानी आएगा तो वो वॉल्यूम से पता चलेगा। लेकिन अगर इस क्यूब को मुझे पेंट करना है तो उसके लिए मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे इसके तमाम के तमाम साइड्स का एरिया निकालना है। अब फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड के अंदर है, तो क्यूबॉइड के अंदर आप लोग ये देखिए जो 2lb मैंने लिखा हुआ है। अब lb का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब ये है ये नीचे जो बेस है ये, अब ये जो बेस और ये जो ऊपर टॉप है ये सेम है बिल्कुल, तभी यहाँ पे मैंने 2lb लिखा है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अब अगर आप लोग यहाँ पे मैं दूसरे कलर से शेडिंग करूँ अगर ग्रीन से, ये BH जो मैंने लिखा है ये राइट साइड का जो फेस है ये लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2BH। और फ्रंट और बैक सेम है, दैट इज द रीजन मैंने लिखा है 2HL, ठीक है। हाइट इनटू लेंथ, ये हैं दो स्ट्रेट शेप्स क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि दोनों का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्यूबॉइड आया था पेपर में, तो इस ईयर मोस्ट प्रोबेबली शायद एग्जाम में क्यूब के साथ कुछ ना कुछ मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, आपके ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को जरा आप लोग याद कर लें ताकि ईज हो जाए आप लोगों के लिए। इन दोनों को आप लोग जरा याद कर लें। अरे बेटा रिमूव करो, आई डैम केयर, अगर नहीं लेनी क्लास तो आप लीव कर दो। आई थिंक इतनी बदतमीजी तो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वरना मैं डिजर्व करता हूँ। आई एम हेल्पिंग यू ऑल। हाँ, मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता बेटा, ठीक है। चले जी, ये दोनों शेप्स हो चुकी हैं बेटा आप लोगों की नहीं? ये दोनों शेप्स आप लोग जरा देखें, सही तरीके से इनको याद करें। जी बेटा, यू कैन गो टू Zynomatics एज वेल, आई रियली रिकमेंड द चैनल, ठीक है। ही इज वर्किंग रियली हार्ड। आप मैथलीट को भी देख सकते हो, आप लोग और भी किसी चैनल को देख सकते हो जहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स हो, जहाँ पे कोई भी रिसोर्स आपको अवेलेबल हो, गो एंड वॉच इट। फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फॉर्मूलाज को समझने की ज़रूरत होती है। जब आपको फॉर्मूला समझ आ जाए ना, तो आपको किसी किस्म से भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बनाना इज द मेजर टेक्निक्स।
तो आप उस टेक्निक को फॉलो करो तो बेहतरीन है आपके लिए। ओके जी, देन वी हैव okay, then we have the curved shapes. ठीक है जी। अब कर्व शेप्स में जाने से पहले मैं ये भी कर सकता हूँ आप लोगों को कि कर्व शेप्स में जाने से पहले आप लोग पिरामिड को सीखें, क्योंकि मैं कोन को और पिरामिड्स को लिंक करूंगा आपस में। पिरामिड का बेटा वॉल्यूम जो होता है वो होता है बेटा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। Yeah, that is also very helpful. Okay, the first is cone. अब मैं कौन आपके सामने बना रहा हूँ, जरा काइंडली प्लीज पे अटेंशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखा भी था कि कौन जो है इस साल एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, कौन का ये पोर्शन बेटा रेडियस है, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर हाइट, ये आपकी हाइट होती है, एंड दिस इज योर लेंथ, इसको लेंथ बोलते हैं। तो ये हाइट में अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे समझने के लिए, दैट इज हाइट। ओके, अब कौन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कौन का देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 into base area is pi r square and that is height। देखिए ऊपर मैंने पिरामिड लिखा हुआ है, नीचे मैंने कौन बना दिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि कर्व शेप्स हैं तो इसमें टोटल सरफेस एरिया में दो तीन चीजें हैं। एक पहला है कर्व्ड एरिया प्लस बेस। Now that is very pretty much clear to us that the base is pi r square, ठीक है, and the curve is pi r l। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है सेक्टर की, क्योंकि कोन का जो नेट है ना, नेट कोन हमेशा बनती है एक सेक्टर से, ये याद रखेंगे। नेट ऑफ द कोन इज सेक्टर, नेट ऑफ द कोन इज सेक्टर। सेक्टर कुछ इस किस्म से होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, दिस इज योर आर्क लेंथ, दिस इज योर आर्क लेंथ। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो तो आप कर्व की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें तो आप कर्व की जगह पे भी लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। देखें, ये जैनब ने आप लोगों के लिए कोई और लिंक भी शेयर किया है जैनोमेटिक्स चैनल का, ठीक है, और उनके नोट्स का लिंक भी शेयर किया है, यू कैन वॉच इट, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कोन के बाद, अब कोन को जैसे फॉर एग्जांपल, कोन को समझने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि कोन की कैपेसिटी उसका वॉल्यूम है, उसका टोटल सरफेस एरिया में कर्व है और साथ में बेस है, ठीक है, और उसका जो नेट है दैट इज अ सेक्टर। अगर इस सेक्टर को फोल्ड किया जाए तो विल गेट द आर्क लेंथ, हमें आर्क लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, और हमें कोन मिल जाएगी, सॉरी आर्क लेंथ का। अगर फॉर एग्जांपल ये जो नेट में आपको बोल रहा हूँ ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास पाई आर एल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है बेटा। और आपको ये भी पता है कि अगर बाद औक़ात पेपर में आपसे पूछ रहे होते हैं स्लांट लेंथ का एल का, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब मैं कोन के साथ एक पिरामिड बनाने की कोशिश करूंगा और मैं ट्रायंगुलर पिरामिड बनाऊंगा, ठीक है, और फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है। ट्रायंगुलर पिरामिड बनाने के लिए फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैंने नीचे बना दिया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया अपनी मर्जी का, इनको मैंने ज्वाइन किया इसके साथ, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगुलर पिरामिड बना दिया, ठीक है, पे अटेंशन। ये एग्जाम में आपके सामने इस तरह की शेप्स बनी होंगी। एग्जामिनर अगर इसका वॉल्यूम पूछता है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी सेम होगा 1/3
ठीक है। बेस एरिया, ये नीचे जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, ये उसका एरिया होगा, बेस एरिया आप इसका फाइंड आउट करोगे नीचे ट्राइंगल का, ट्राइंगल के फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। और उसको आप हाइट ऑफ द पिरामिड से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हाइट ऑफ द पिरामिड जो है वो आपको इस पेपर में, ये फॉर एग्जांपल ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे एक हाइट ऑफ द पिरामिड हो सकता है आपको पेपर में गिवन हो। अगर नहीं गिवन होगी तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एंड हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कीप दिस इन माइंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे एक रेक्टेंगुलर पिरामिड बना लूँ, रेक्टेंगल मैंने बना लिया और एक पॉइंट में ले गया यहाँ पर। अब मैं इन 4 के 4 कॉर्नर्स को इसके साथ लिंक कर दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 4 के 4 कॉर्नर्स इसके साथ हिट हो गए, इसका भी फॉर्मूला वॉल्यूम का यही होगा, क्योंकि ये पिरामिड है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ऑल फेसेस जो है यू हैव टू फाइंड, तमाम के तमाम फेसेस का एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक बात होगी पिरामिड की। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। ये भी कर्व है। अच्छा, सिलेंडर में अगर मैं सिलेंडर का नेट बनाऊं तो ये एक सर्कल है। सिलेंडर के नेट में एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, पे अटेंशन। ये बना दिए मैंने 2 सर्कल्स और यहाँ पे मैं बना दूंगा एक रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये सिलेंडर का नेट है। अगर मैं सिलेंडर बनाऊं तो सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, अब सिलेंडर जो है ये प्रिज्म की कैटेगरी में आता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब वॉल्यूम जो है हमारे पास बेस एरिया है, तो बेस एरिया हमारे पास क्या है जी, पाई आर स्क्वायर है। और हाइट इसकी होगी अपनी ये। और टोटल सरफेस एरिया अगेन क्योंकि कर्व शेप है तो इसका होगा कर्व प्लस बेस। ठीक है जी, तो कर्व आता है हमारे पास 2πr/h से। सरकमफ्रेंस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कर्व आ जाएगा होल्डिंग पार्ट ऑफ एनी पेप्सी कैन, प्लस बेस में इसके 2 सर्कल्स होते हैं, एक टॉप पर एक बॉटम पे है, तो तभी 2πr² लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेस आपके सामने, यहाँ पे ये बेस होगी, ये वो टॉप पे भी बेस होगी। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये बेटा ये सिलेंडर जो है ये ओपन सिलेंडर है लाइक अ पाइप, तो सिर्फ कर्व ही लेना है आपने, टॉप और बॉटम नहीं लेने, देयर विल बी नो बेसिस। अगर ये सिलेंडर जो है एक ग्लास है, तो ग्लास का टॉप ओपन होता है तो सिर्फ आपने बॉटम लेना है, तो फिर 2πr² नहीं लिखेंगे, सिर्फ πr² लिखेंगे। एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेटा, साथ साथ पूछें। सर जी जी बेटा पूछें। सर मैं आपसे बोला सर, जो पास्ट पेपर्स अभी तक मैं गो थ्रू कर रहा था उसके अंदर ज्यादा तो 3D शेप्स रिपीट हुई, वो प्रिज्म है और पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स है। इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना फॉर्मूला रिवाइज करना, क्योंकि सबसे ज्यादा यही रिपीट हो रही है। देखें ऐसा है ना कि अगर आपको 2D और 3D शेप्स के फॉर्मूलाज आते हैं ना, ठीक है, तो आप किसी भी शेप को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई आपको। और स्पेशली जब जब आपको 2D शेप्स के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, क्योंकि 2D शेप्स के फॉर्मूले 3D में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए मैं एक प्रिज्म डिजाइन करूं, तो आप, मैंने आपको कहा है ना कि सिलेंडर प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रिज्म आपके सामने, ये एक ट्राइंगल मैंने बना दिया। ठीक है, जरा बेटा पे अटेंशन। ये देखिए मैंने ये एक प्रिज्म आपके सामने बनाया है मैंने। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसका वॉल्यूम निकालो,
ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालो। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इसका नाम देना है कि इसका नाम क्या है। बेटा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, क्योंकि देखें इसकी दो फेसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, फ्रंट और बैक सेम है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। इस शेप में हमारे पास केक स्लाइस भी होता है, ठीक है, या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक वगैरह भी इस तरह होते हैं। अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया टाइम्स लेंथ ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की लेंथ जो है ना ये बहुत मैटर करती है। तो बेस एरिया अगर आपको देखें, आपको पता है कि ये प्रिज्म कौन सा है, तो तभी बेस आप निकाल समझ सकते हैं। तो देख लें बेटा यहाँ पे ये आपके सामने है बेस, ठीक है। आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो और उसको लेंथ ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर दो। इज दिस क्लियर? सेम एग्जांपल है, हम लोग अपने घर में ब्रेड यूज करते हैं ना, ब्रेड का जो फ्रंट स्लाइस होता है, बैक स्लाइस दोनों सेम होते हैं। तो फ्रंट स्लाइस का आप एरिया फाइंड आउट कर लो, उसको सारे ब्रेड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा कि ये ब्रेड कितना है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये याद रखें कि फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूले पे रटा नहीं मानना, फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूले को समझना है, तब जाकर आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट कुछ इयर्स में एक कोन बनी होती थी, एक कोन के ऊपर से शॉर्ट कोन काट लेते थे, तो नीचे जो आपके पास कंटेनर रहता है उसको फ्रस्टम बोलते हैं। यस और नो? देखें जैसे मैं आपके सामने डिजाइन कर रहा हूँ, ये एक कोन मैंने बना दिया और एक कोन में इधर बनाऊंगा। अब आप अगर छोटी कोन को आप माइनस कर लें तो आपके पास शेप कुछ ऐसी बनेगी। यस और नो? तो बड़ी कोन में से छोटी कोन को माइनस कर लें तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया हो तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस सर्कल। इस सर्कल को फाइंड आउट करना पड़ेगा और कर्व फाइंड करना पड़ेगा, और कर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी कोन के कर्व सरफेस एरिया में से स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। गैर तो इसका टोटल सरफेस एरिया तब आए। जहां तक आपने बात की सर पेंटागन हेक्सागन की, तो बेटा याद रखो, ये अब मैं फॉर एग्जांपल अगर एक पेंटागन आपके सामने बना दूं इस तरह का, अब इस पेंटागन के लिए मेरे पास मैथ्स में कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको डिफरेंट शेप में स्प्लिट कर सकता हूँ, कि मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूं, मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूं। देखो तीन तीन ट्राइंगल इसके अंदर बन रहे हैं ना कि नहीं? यस और नो? यस सर। तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को फाइंड करें, तीनों को ऐड ऑन करें, आपको पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने एज इट इज इसी तरह का एक 3D बना दिया है, जो कि आप लोगों ने पिछले एक दो पास पेपर्स में देखा भी होगा, अगर इसका 3D बना दिया एग्जामिनर ने इस तरह करके, ठीक है, अगर इसका एग्जामिनर ने 3D बना दिया तो 3D कुछ इस तरह बना होगा। जरा फोकस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लाइन कनेक्ट होगी इसके साथ, ये लाइन कनेक्ट होगी इसके साथ, ये वाली लाइन कनेक्ट होगी इसके साथ, ये वाली लाइन कनेक्ट होगी इसके साथ, ये टॉप वाली लाइन कनेक्ट होगी इसके साथ। देखें ये 3D बन गया आपके सामने अभी। तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये लेंथ ऑफ द प्रिज्म है। तो आपने बेस एरिया ऑलरेडी फाइंड किया होगा, लेंथ ऑफ द प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर दो सारे प्रिज्म का, आपके पास वॉल्यूम आ गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि यार यहाँ पे मैं क्या कैसे करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में टेस्ट होते हैं कि ये एक सिलेंडर बना होता है, वो कहते हैं कि जी सिलेंडर का सब कुछ गिवन होता है आपको, ठीक है। वो कहते हैं कि जी सिलेंडर में ये पानी है, ठीक है, और वो पानी का वॉल्यूम आपको दे देते कि जी पानी का इतना वॉल्यूम है। वो कहते हैं कि ये बताओ कि सिलेंडर की किस हाइट तक ये पानी टच कर रहा है। तो आपको अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है तभी आप जाके इसको कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर भी तो एक सिलेंडर बन गया ना जितना पानी वो पड़ा हुआ है। यस और नो? हाँ, तो मेरा बेटा आज के लिए आई गेस इतना काफी है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, आप लोग अपना प्रोसेस जो